को देखते हैं या अफ्रीकन लैंग्वेज को देखते हैं, तब तक मुझे लगता है कि हिंदी को विश्व में फैलने के लिए अभी पूरी और जगह की आवश्यकता है। तो ये मेरा मानना है। कभी जैसे हमारी जो भाषा है, जिसमें कि ये कहा गया है कि हमारी जो शब्दावली है, किसी भी भाषा का विकास शब्दावली के जरिए ही संभव है। हमारे यहाँ संस्कृत को मूल और गौरवता अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से जो शब्दावली के विकास की बात कही गई, तो उस सामाजिक संस्कृति के विकास की बात की गई, जिसको कभी गांधी ने भी इस रूप में अपनाया कि वो खुद कहते थे कि मैं बहुत कठिन हिंदी या कठिन उर्दू या कठिन संस्कृत, इस तरह से बनने वाली भाषा को तरजीह नहीं देता हूं। मैंने हिंदी चाहता हूं, उर्दू चाहता हूं, बल्कि मैं हिंदुस्तानी चाहता हूं। मैं हिंदी और उर्दू का संगम चाहता हूं, ये गांधी ने कभी कहा। तो मुझे लगता है कि अभी भी विश्व में जो भारतवंशियों के जरिए संस्कृति विकसित हो रही है, भाषा विकसित हो रही है, मंदिरों में, सनातन धर्म सभाओं में, आर्य समाज की संस्थाओं के माध्यम से, वहाँ की शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, वहाँ के हिंदी प्रेमियों के माध्यम से, हिंदी की रचनाशीलता जो निरंतर पूरे विश्व में फैल रही है, और जिसके जरिए प्रवासी साहित्य आज हमारे पाठ्यक्रमों का हिस्सा है और प्रवासी दिवस बहुत ही गौरवपूर्ण ढंग से मनाया जाता है। मुझे लगता है कि इन सब सारे स्तरों पर हिंदी की स्वीकार्यता न केवल देश में, अभी देश में भी और विदेश में भी इसकी बहुत जरूरत है कि जिन व्यावसायिक दक्षताओं के बलबूते भारत में क्या हिंदी में नौकरी संभव है, क्या हिंदी में रोजगार संभव है, क्या अनुवाद, रिपोर्टिंग, संपादन, प्रसारण, डबिंग, एडिटिंग, फिल्म निर्देशन इत्यादि जो संभावनाएं हमारे यहाँ हैं, क्या वैसी संभावनाएं हिंदी भाषी को विदेश में रहते हुए हिंदी में संभव हो सकती हैं। इन सब सारी बातों पर विचार करते हुए ही हम ये समझ पाएंगे कि पूरे विश्व में हिंदी किस रूप में स्वीकार की जाती है। यह भी एक बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो निरंतर रूप से आगे बढ़ रही है, और किसी अर्थव्यवस्था की ताकत ही उसकी भाषा और संस्कृति को स्वीकार्य बनाने में सहायक होती है। निर्धन आदर को न दे, कभी नानक ने कहा था। भाषा की निर्धनता और जो भाषाओं का दैन्य है, अगर वो हमारे भीतर है, तो मुझे लगता है विश्व में हम उस उदारता से हिंदी या हिंदी संस्कृति को हम विकास नहीं दे सकते। एक चीज और है कि हमारे यहाँ भाषा को सीखने का जो उन्माद है, जो जुनून है, वो कम होता जा रहा है। एक बार रामविलास शर्मा जी से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बहुत सारे सवालों के साथ एक बात कही। एक तो वे इस पक्ष में नहीं थे, यहाँ पर 8वीं अनुसूची में 40 भाषाएं कतार में हैं, वे सब चाहती हैं कि 8वीं अनुसूची में आ जाएं, लेकिन 8वीं अनुसूची में अभी उतनी भाषाएं नहीं आ सकती। तो अनुसूची में भाषाओं का जो आगमन है और उनका आना है, उसके पीछे आंदोलन है, उसकी मुहिम, और मुझे लगता है कि यह भी एक विभाजनकारी शक्तियों के साथ भाषाओं का जुड़ जाना है। 8वीं अनुसूची के विकास के साथ क्या हिंदी का विकास जुड़ा हुआ है? हिंदी में हम विद्यापति को इसी तरह पढ़ते हैं जैसे हम राजस्थानी में लिखे गए काव्य को पढ़ते हैं। तो हिंदी का ऐसा उदारतापूर्ण आंचल है जिसमें कि बहुत सारी लोक बोलियों, लोक भाषाओं का अपने आप में ही समन्वय है। अगर हम उसे काट कर केवल 8वीं अनुसूची के बलबूते हम अपनी अपनी अकादमियां, अपने अपने संस्थान और अपने अपने गढ़ और गिरोह स्थापित करना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो हिंदी को और हिंदुस्तानी को कमजोर करने की साजिश भी है। जिस हिंदी में एकता का समूहन है, विविधताओं को बांधने का गुण है, और वह एक ओजस्विता है, उस ओजस्विता को कम करने का काम रामविलास जी का कहना था। ये भी कहना था, उन्होंने बताया कि टॉलस्टॉय जिस समय लगभग 75 साल के थे, उनसे कुछ विद्यार्थी मिलने गए और वे अपने अपने ठीहे पर नहीं थे, तो पता चला किसी गांव में गए हुए हैं। बच्चे वहां तक पहुंचे और उन्होंने ये देखा कि कुछ ग्रामीणों के बीच में झुके हुए कुछ उनसे बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। मिले और कहा कि यहाँ आप कैसे? नहीं, उन्होंने कहा कि मैं रूसी बच्चों के बीच, रूसी ग्रामीणों के बीच मैं भाषा सीखने आया हूँ। नहीं, वो टॉलस्टॉय है जिनको प्रेमचंद से तुलनीय माना जाता है। भाषा के शिखर पर, साहित्य के शिखर पर जो साहित्यकार हो, वो भाषा सीखने के लिए 75 साल की अवस्था में उन ग्रामीणों के बीच है। ये भाषा की ललक क्या हम में है? क्या हम में से अगली पीढ़ी
कि बच्चों में भाषा की स्वाभाविक ललक है। हमारा बच्चा जो इंजीनियरिंग कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, अभी कितनी अच्छी बात है कि अनुवादनी जैसा टूल बनाने वाले जो हमारे प्रवर्तक हैं चंद्रशेखर जी, और उन्होंने ये कहा कि उन्हें हिंदी नहीं आती, लेकिन हिंदी नहीं आती उसके बावजूद उन्होंने टूल को इतनी व्यावसायिक दक्षता के साथ बनाया कि न केवल अनुवाद बल्कि वीडियो रिपोर्टिंग और ऑडियो रिपोर्टिंग और बहुत सारी जो उसके एप्लीकेशंस हैं उससे इतनी चीज़ें संभव कर दी हैं। तो मुझे लगता है कि हमें से बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी उस दक्षता के साथ नहीं जानते जिस जिस दक्षता के साथ प्रोफेसर्स जानते, भाषाविद जानते हैं, लेकिन वे सब भाषा के ग्राहक हैं, संग्राहक हैं, क्लाइंट हैं। हम अपने किसी भी क्लाइंट को उदास न जाने दें। उसकी जितनी भी हिंदी की समझ है वो उसी हिंदी की समझ से अपना रोजगार, अपना व्यक्तित्व, अपना भाषाई ज्ञान और इस भारत से वो तादाद महसूस कर सके। ऐसा उसे न लगे कि हिंदी जानने के कारण वो किसी पिछली पायदान पर है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हम समय सीमा से बंधे हुए हैं। कुलपति महोदय प्रोफेसर बलदेव शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं चाहती हूँ कि सर अपने ज्ञान रूपी सूरज की कुछ किरणें अगर आप हमारे ऊपर डाल दें तो हमारी कई सारी कठिनाइयाँ जो हैं वो दूर हो जाएंगी। आपकी बातों से और आपकी कुछ कही हुई शब्दों से हम आगे बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे और हमारा ज्ञान वर्धन होगा, हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मैं बुलाना चाहती हूँ आदर के सहित कुलपति महोदय कुशाभाई ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय से प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी। नमस्कार मित्रों, मंच पर आसीन हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण और विद्यार्थी मित्रों, बहुत अच्छा आयोजन है और सबको एक अवसर मिल रहा है देश के ख्यातनाम विद्वानों के विचार सुनने का और हिंदी को लेकर जो निराशाएं हमारे मन में झांकती रहती हैं उनको समझने और दूर करने का। अब योग जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, उससे पहले सत्येन जी ने भी, और पिछला सत्र बहुत समृद्ध सत्र था। मैं तो बहुत बाद में आया, सुन नहीं पाया, लेकिन उसका जो उपसंहार माननीय कुलपति जी ने किया उससे बहुत सारी चीजें मेरी समझ में आ गई। मित्रों, विश्व की हिंदी और हिंदी का विश्व, ये जो इस सत्र का विषय है, उसको केवल तकनीकी आधार पर, आंकड़ों के आधार पर और रोजगार परकता के साथ हम बहुत विश्लेषण कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं। पर मेरा मानना है कि हिंदी वैश्विक चेतना है, केवल एक भाषा नहीं है। और विश्व की संकल्पना, विश्व से भी आगे ब्रह्मांड की संकल्पना, समस्त सृष्टि की संकल्पना जिस तरह से संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में की है, भले ही उन्होंने अवधि में लिखा, लेकिन अवधि हिंदी का ही उपांग है।
जड़ चेतन जल जीव नभ सकल राममय ज्ञान। वैश्विक संकल्पना हिंदी के अलावा विश्व की किसी दूसरी भाषा में इतनी व्यापक नहीं है। और इसलिए जब हिंदी की बात करते हैं हम, तो हम लोगों को बड़ा ताना मारा जाता है कि अरे हिंदी हिंदी की बात करते हो, अंग्रेजी से जलते हो। मतलब हमारी संकीर्णता दिखाई जाती है। जब हिंदी की हम बात करते हैं तो वो केवल भाषा की बात नहीं है, वो पूरी वैश्विक चेतना की बात है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है। और यहाँ विस्तार से जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, उनसे ये स्पष्ट भी हो रहा है। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो ये केवल भाषा की बात नहीं है। हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी शासन काल में जो औपनिवेशिक मानसिकता हमारे दिल और दिमाग में घुसा दी गई, दुर्भाग्य से स्वाधीनता के बाद उसका जो परिष्कार होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ। वो और गहराती गई, गहराती नहीं गई बल्कि उसको और गहराया गया, ताकि हम आत्महीनता के गर्त में ही डुबकियां मारते रहें, उससे ऊपर न उबर पाए। हिंदी की बात करना केवल भाषा का प्रश्न नहीं है, उस आत्महीनता के गर्त से निकलने की बात है। हमारे महापुरुष, हमारे जीवन मूल्य, हमारी भाषाएं, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, सब एक पिछड़ेपन की निशानी बना दिया गया। हिंदी रोजगार की भाषा बने, तकनीक की भाषा बने, पढ़ाई लिखाई की भाषा बने, सब बहुत सामयिक है, ये सब होना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी को लेकर हम अपने अंतःकरण में एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का बोध महसूस करें। हम हिंदी में केवल इसलिए बात नहीं करते कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमें पिछड़ा समझेंगे, और इसलिए हम इंडिया इंडिया कहते रहते हैं। हम कभी भारत कहना नहीं चाहते, क्योंकि भारत कहना पिछड़ेपन की निशानी है, इंडिया कहना तरक्की शुदा लोगों की निशानी है। उस आत्महीनता के भावबोध से हमको निकलना पड़ेगा, तब हमारी भाषाएं, चाहे वो हिंदी हो, मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, तब वो प्रतिष्ठित होंगी। और इसलिए जब हम भाषा की बात करें तो वो गौरव बोध हमारे साथ जुड़ना चाहिए। अभी उधर पत्रकार बंधुओं से बातचीत हो रही थी, तो उनका कहना था कि हिंदी से रोजगार नहीं मिलता, इसलिए लोग अंग्रेजी पढ़ते। लेकिन जो पढ़ लिख कर रोजगार पा गए, वो हिंदी को हिंदी क्यों नहीं रहने देते? ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग समाचार पत्रों में किया जाता है जो शुद्ध अंग्रेजी के हैं, और हिंदी के विकल्प के रूप में हिंदी समाचार पत्रों में उनका शीर्षक में, अंदर इंट्रो में, टेक्स्ट में प्रयोग किया जाता है। क्यों? लोग तो खूब समझते हैं, पीएम लिख देंगे, एक्टिव लिख देंगे, लेकिन लोग तो प्रधानमंत्री भी समझते हैं, सक्रिय होना भी समझते हैं। फिर आप क्यों लिख रहे हैं? तो रोजगार के भ्रम में भी हिंदी को भटकाया जाता है। अब योग जी ने कहा कि
हिंदी को सरल बनाने के लिए हिंदुस्तानी का प्रयोग करने की बात कही गई। आप में से सब पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, कभी किसी ने किसी को ये कहते सुना है कि अंग्रेजी को सरल बनाइए? कभी सुना है? अंग्रेजी तो जितनी कठिन बोलोगे आप उतने ही विद्वान माने जाओगे, और हिंदी को सरल करते करते उसको वर्ण संकर बना दो, हिंदी का स्वरूप ही खत्म हो जाए, उसकी लिपि को खत्म कर दो। आज हमारे अंगूठे दनादन चलते हैं, मोबाइल पर रोमन हिंदी लिखते हैं। गांधी कहते थे लिपि भाषा का प्राण होती है। एक बड़ा डायलॉग चल गया है, ये तो दौर डायलॉगों का है, क्या फर्क पड़ता है? समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आने से काम नहीं चलता। इसलिए उन विद्रूपताओं को समझिए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बार हम लोग देहरादून के पास जो सहस्त्रधारा है वहां गए थे, कुछ मित्र थे, पत्रकार थे, तो वहां फोटोग्राफर घूमते हैं ऐसी जगहों पर, वो फोटो खींच लेते हैं, फिर आप पैसे जमा कर दो, बाद में दे देते हैं। फोटो खींच गया, वहां एक पत्रकार थे, उनको सबने बोल दिया कि तुम हम लोगों को फोटो भेज देना, पैसे दे दिए। बहुत दिन तक फोटो ही नहीं आई। तो एक दिन मैंने उनको फोन किया, देहरादून के पत्रकार मित्र को, भैया फोटो कहाँ है? उन्होंने कहा कि भाई साहब पहले सर नहीं कहते थे, भाई साहब कहते थे, अब सर का जमाना आ गया, भाई साहब कहना पिछड़ापन हो गया है। बोले भाई साहब वो स्टूडियो मिल ही नहीं रहा। मैंने क्यों नहीं मिल रहा? वो तो कार्ड दे गया था तुमको। तो उसने कहा मैं तो उस बाजार में गया था, पलटन बाजार में, और भूतनी स्टूडियो के नाम से मैंने सब जगह ढूंढ डाला, कहीं नहीं मिला। मैंने भूतनी स्टूडियो क्या हुआ? बोले उस पर यही लिखा हुआ है। मैंने बताओ क्या लिखा है? उसने स्पेलिंग बताई, BHUTANI। मैंने भले आदमी है, भूतनी नहीं है, भूटानी है। तो रोमन हिंदी के नाम पर आप भाषा का सत्यानाश कर रहे हैं। ये भाव बहुत जगह, देश बदल रहा है। आज दुनिया में हमारा देश भारतीयता की नई पहचान के साथ खड़ा हो रहा है। दुनिया हमारी तरफ विश्व का मार्गदर्शन करने की दृष्टि से देख रही है। टाइम भी बड़े जाने माने ब्रिटिश इतिहासकारों ने पुस्तक लिखी है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। उसमें उन्होंने लिखा है दुनिया में औद्योगिक क्रांति आई, समृद्धि आई, लेकिन दुनिया के सारे देश उस समृद्धि के कारण स्वार्थ और संघर्ष के टकराव में फंस गए। और टाइम भी लिखते हैं कि आज पूरी दुनिया इस एटॉमिक एज में विनाश के कगार पर खड़ी है, लेकिन विनाश से अगर दुनिया को कोई बचा सकता है वो भारत का विचार है। ये टाइम भी लिखता है। पूरी दुनिया के शिक्षाविद, समाजशास्त्री भारत को किस रूप में देख रहे हैं, और आज भारत अपनी भारतीयता की पहचान के लिए विश्व में प्रतिष्ठित हो रहा है। लेकिन हम प्रतीकों को नहीं बदल रहे। चाहे वो भाषा हो, हिंदी भारत की प्रतीक नहीं बन सकती। मैं जब एनबीटी का चेयरमैन था तो चीन के प्रवास पर गया। वहाँ चीन के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने एक स्वागत समारोह में मुझे अवार्ड ऑफ फ्रेंडशिप ऐसा करके एक मोमेंटो दिया। उसमें भारत की पहचान के रूप में ताजमहल था और चीन की पहचान के रूप में पैगोडा था। चीन जो कम्युनिस्ट देश है वो बुद्ध के प्रतीकों को अपनी पहचान बना रहा है। भारत की पहचान ताजमहल है। भारत की पहचान राम जन्मभूमि क्यों नहीं बन सकती? भारत की पहचान कृषि
भारत की पहचान सारनाथ क्यों नहीं बन सकता? लेकिन जो औपनिवेशिक दासता के कीटाणु हमारे अंदर घुसे हुए हैं स्वाधीनता के बाद भी, उनको निकालने की आवश्यकता है, तभी हमारी भाषाएं समृद्ध होंगी। हम कहते हैं हिंदी में पढ़ाई लिखाई बहुत पिछड़ी हुई है, लेकिन आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी, आपको पता भी होगा कि मेडिकल की, इंजीनियरिंग की 50% पाठ्य पुस्तकें हिंदी में दूसरी भारतीय भाषाओं में आ चुकी है। ये कहना कि हिंदी कड़ी भाषा है, हिंदी में पढ़ाई लिखाई का शऊर नहीं है, ये केवल षड्यंत्र है। और इसलिए उस आत्महीनता के गत से हमको निकलने की आवश्यकता है। हमारी भाषा तभी प्रतिष्ठित होगी, हम कितने भी आयोजन कर दें, लेकिन मानसिकता अगर नहीं बदलेंगे। हम घरों में जरूरत नहीं है, फिर भी छोटे बच्चों को मम्मी बोलेगी वाटर पी लो, पानी पी लो क्यों नहीं कह सकते आप? नोजी साफ कर लो, है? क्यों बोलते हैं हम? इसका रोजगार से क्या संबंध है? मानसिकता से संबंध है। हमारे यहाँ मामा, फूफा, मौसा, चाचा, ताऊ, ताई, न जाने कितने शब्द हैं। हिंदी बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं। अशोक चक्रधर जी एक एक शब्द की इतनी व्युत्पत्तियां बता देंगे आपको कि आप समझ नहीं पाओ। भारतीय भाषाओं में, विशेषकर हिंदी में, ये जो रिश्ते नातों का ताना बाना बुना गया है वो बहुत अर्थपरक है, लेकिन अंकल आंटी ने सबको निपटा दिया। अगर शादी में फूफा न हो तो शादी नहीं हो सकती, और फूफा नाराज न हो तो शादी का शगुन नहीं बनता। अंकल कहने से समझ में आता है कुछ? हम क्यों प्रयोग करते हैं? केवल अपने को मॉडर्न दिखाने के लिए, प्रगतिशील दिखाने के लिए। अंकल, आंटी, हमारे शब्दों को हम क्यों नहीं प्रयोग करते अपने परिवारों में? हिंदी को भाषणों और कॉन्फ्रेंस के विषय से निकालकर हम अपने दैनिक व्यवहार में लाना सीखें। नित्य नियम पूर्वक उन शब्दों का पालन करें। आप देखिए हिंदी समृद्ध होती जाएगी। हिंदी दुनिया में समृद्ध हो रही है। दुनिया के 3 दर्जन से ज्यादा देशों में 200 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है, लेकिन हम परेशान हैं कि हिंदी तो पिछड़ रही है। हम स्वयं हिंदी में व्यवहार करना सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने परिवारीजनों को सिखाएं। हिंदी समृद्ध होती दिखेगी। और बाजार बड़ी चालाकी से हिंदी के महत्व को समझ रहा है। अब विज्ञापन हिंदी में आने लगे हैं। अब यहाँ समय नहीं है, नहीं मैं आपको 10 विज्ञापनों का उदाहरण दे सकता हूँ। बाजार कितनी चालाकी से हिंदी को पकड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है हिंदी में ही माल बिकेगा। अंग्रेजी कवि को कवि सम्मेलन में खड़ा कर दो आप, कोई सुनने नहीं आएगा। अशोक चक्रधर जी को खड़ा कर दो, लोगों को जगह नहीं मिलेगी बैठने की। उस भाव को समझें और दैनिक व्यवहार में हम हिंदी को प्रयत्न पूर्वक, बिना मन में आत्महीनता रखे कि हिंदी बोलेंगे तो पिछड़ जाएंगे, ये भावबोध अगर इस सम्मेलन से हम लेकर गए तो मुझे लगेगा कि इस सम्मेलन की ये सार्थकता है। नमस्कार।